अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका हाईटेक टीवी न्यूज में। मैं हूं ज़ैनब गजाली। चलते हैं आज के प्रोग्राम एक मुलाकात हाईटेक टीवी के साथ, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट और समाजी जहदकार सैयद शमशाद कादरी साहब। इस्तकबाल है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए जो 4000 करोड़ बजट मुख्तस करने का फैसला किया गया था, मगर 2600 करोड़ मुख्तस किया गया है सिर्फ, इसकी क्या वजूहात थी? देखिए, बड़ा इस वक्त मैं समझता हूँ कि बड़ा सुलगता और बहुत अहम सवाल है, क्योंकि जो मुसलमानों ने जिस तरीके से कांग्रेस को 10 साल के बाद हुकूमत के हवाले की, तो अब ये कांग्रेस की जो है जिम्मेदारी थी, ये चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जिम्मेदारी बनती थी कि उन्होंने जो वादे इलेक्शन के ज़माने में मुसलमानों से किए थे, उनको मनवान जो है उसको पूरा करना बेहद ज़रूरी था। मगर मुझे हैरत इस बात की हुई कि जब मैं बजट सेशन शुरू हुआ, बजट में जब 2663 करोड़ का कुछ बजट जो है मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए जो मुख्तस किया गया है, मुझे सुन के और ये पढ़ के बड़ी हैरत इस बात की हुई कि आपने जो वादा किया था मुसलमानों को जो है उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करने के लिए, मैं मिस्टर रेवंत रेड्डी से इस बात का सवाल करना चाहूँगा कि जनाब आली, जब आपने 4000 करोड़ बजट देने का वादा किया था, मुसलमानों की फलाह बहबूद की आपने बात की थी, मुसलमानों को जो है सुनहरे ख्वाब आपने दिखाए थे, और मुसलमानों ने आपकी इस बात पर भरोसा करते हुए, आपको वोट देते हुए, आपको जो है इख्तिदार हासिल करने में मुसलमानों का बहुत बड़ा इसमें हिस्सा रहा है। मगर हैरत इस बात की है कि आखिर 2663 करोड़ देने की वजह क्या है? अब इसका जवाब तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ही दे सकते हैं, मगर मैं समझता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर से ज़्यादा इसकी जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पे आती है कि उन्होंने जो वादे मुसलमानों से किए थे, जो माइनॉरिटी से दिए थे, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी अब ये रेवंत रेड्डी के ऊपर जाती है, क्योंकि वो वजीर आला हैं तेलंगाना के। और उसी के साथ साथ मैं एक ख़ास बात भी कहना चाहूँगा कि हाल ही में मोहम्मद अली शब्बीर को जो है एडवाइज़र बनाया गया है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का, SC ST BC का बनाया गया है। तो अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर फौरी तौर पर इक़दाम करते हुए इन तमाम चीज़ों को, आपके हमारे हरदिल चीफ मिनिस्टर मिस्टर रेवंत रेड्डी जो नौजवान कायद हैं, वो यकीनन काम तो अच्छे कर रहे हैं, कुछ ही दिनों में उन्होंने जो वादे किए थे उसको पूरा किए। मगर हमारा असल मकसद ये है कि जहाँ सवाल मुसलमानों का आता है, जहाँ सवाल माइनॉरिटीज़ का आता है, जहाँ उनके फलाह बहबूद का सवाल आता है, तो यहाँ पर रेवंत रेड्डी साहब को मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए, खड़े रहते हुए इस बात का उनको सबूत देना पड़ेगा कि आपने जो वादे किए थे मुसलमानों से, उन वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी मिस्टर रेवंत रेड्डी के ऊपर है। अब रहा सवाल, आवाज़ अब तक नहीं उठी, मगर मैं एक समाजी जहदकार होने के नाते हमेशा मेरा ये फरीज़ा रहा है कि अवाम तक, अवाम और हुकूमत तक, अवाम की बात हुकूमत तक पहुँचे और हुकूमत की बात अवाम तक पहुँचे, सबसे अहम चीज़ है। और इसमें सबसे अहम चीज़ ये है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप ही की वजह से अवाम में शऊर बेदारी पैदा होती है और अवाम आगे बढ़ते हुए इस बात की उनको भी इत्तला पहुंचती है कि क्या क्या स्कीमात हुकूमत की जानिब से आए हैं और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया किस तरीके से उसको जो है अवाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि अब ये वक्त आ गया है कि मिस्टर रेवंत रेड्डी आने वाले कुछ ही दिनों में जो है पार्लियामेंट के इलेक्शन भी होने वाले हैं। इन तमाम चीज़ों को नज़रों में रखते हुए आपको इस बात का जो है यकीनी बनाना आपको होगा कि मुसलमानों से जिन जिन किस्म के भी आपने वादे किए हैं, उन वादों को पूरा करते हुए 2663 करोड़ का जो बजट आपने जो है मुख्तस किया है, फौरी तौर पर उसमें रूबदल करते हुए आपने जो 4000 करोड़ की बात की थी, वो पूरे 4000 करोड़ मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तस कीजिए। और उस 4000 करोड़ का एक एक नया पैसा मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए अगर खर्च किया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि ये हुकूमत की भी नेक नामी होगी और नौजवान कायद अली जनाब रेवंत रेड्डी साहब की भी जो इसमें जो है वाह सराही होगी। वरना होगा ये कि जो मुसलमान पिछले 10 साल में पिछली हुकूमत ने जो मुसलमानों के साथ धोखाधड़ी की, जो मुसलमानों के साथ वादे खिलाफी की, 12% रिजर्वेशन देने का वादा किया मगर वो भी पूरा नहीं हुआ, नौजवानों को नौकरी देने की बात की वो पूरा नहीं हुआ, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से लोन सैंक्शन करने की बात की,
2 लाख की बात हुई, फिर 1 लाख की बात हुई, इलेक्शन आने के बाद वो जो है धरा का धरा रह गया। अब मैं रेवंत रेड्डी साहब से और मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर से इस बात का मैं पुरजोर मुतालबा करना चाहूँगा कि अब वक्त आ गया है कि अब आगे बढ़िए। जब आपको एडवाइज़र बनाया गया है तो अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मुसलमानों के तमाम मसाइल को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के नॉलेज तक लाते हुए उन तमाम वादों को जो रेवंत रेड्डी ने इलेक्शन के ज़माने में किए थे, अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने जारी किए थे, उनको उनके ऊपर मुकम्मल अमलवारी करने की जिम्मेदारी अब मोहम्मद अली शब्बीर के पर भी बनती है। और उसी के साथ साथ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो मुसलमानों में बदमज़गी फैलने से पहले, उसमें नाराज़गी फैलने से पहले आप आगे बढ़ते हुए तमाम जो मुतालबात मुसलमानों के हैं, जो मसाइल मुसलमानों को उनको हल करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। जी, तो हुकूमत से मुतालबा है कि वो जो जितनी मुख्तस की बात की गई थी, जितना फैसला किया गया था, उतनी वो बजट सैंक्शन करें। जी, तो और एक मेरा आपसे सवाल था कि आइम्मा और मौज़िन की जो तनख्वाह की बात थी उसको बढ़ाने की बात की गई थी और देखा जा रहा है कि उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी। इसकी क्या वजूहात हैं, क्या रही है? देखिए, सबसे इस वक्त मैं समझता हूँ कि जिस इमाम के पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, हम जिसकी इत्तिबा करते हैं, तो मैं ख़ास तौर से मिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से इस बात का मैं पुरजोर मुतालबा करना चाहूँगा। आइम्मा और मौज़नीन जिस तरीके से पुरोहितों को आप 20,000 की तनख्वाह के साथ साथ उनके इंक्रीमेंट भी सैंक्शन करते हैं, हम ये चाहते हैं कि आपने वादा भी किया था इलेक्शन के ज़माने में कि आइम्मा और मौज़नीन की तनख्वाह में इजाफा करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जो है आइम्मा और मौज़नीन की मुश्किलात को दूर करने की वो कोशिश करेंगे। मगर बड़ी मुझे शर्मिंदगी के साथ बात कहना पड़ती है कि पिछले 3 महीनों से जो है 4-5 महीने से कुछ बकाया था, अब 1 महीने का जो है हाल ही में रिलीज किया गया है। तो मैं मिस्टर रेवंत रेड्डी से एक बात कहना चाहूँगा कि आज की इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में 5,000 की रकम क्या होती है, ये आपको और हमको भी सोचना चाहिए। और तमाम मुसलमान जितने भी यहाँ रहते हैं, माइनॉरिटी जितने भी रहते हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि आइम्मा और मौज़नीन जो आपकी हमारी खिदमत करते हैं, हम उनकी इमामत करते हैं, बच्चों को तालीम देते हैं, मस्जिद के इंतजाम करते हैं, यहाँ तक कि मस्जिद की साफ सफाई हर चीज़ आइम्मा और मौज़नीन के ज़िम्मे होती है। उसके बावजूद भी वो बेचारे 2 वक्त की रोटी सही तरह से खाने के इस वक्त मौक़ूफ़ में नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो देते हुए इस बात का फैसला करे और इस बात का तयख़ुन दे कि जो वादे आपने इलेक्शन के ज़माने में आइम्मा और मौज़नीन की तनख्वाहों को बढ़ाने का जो आपने वादा किया था, फौरी तौर पर उस पर अमलावरी करते हुए आपको इस बात का सबूत देना है कि आप तमाम तेलंगाना में रहने वाले जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, सबके आप चीफ मिनिस्टर हैं। सबकी मुसीबतों को दूर करना आपकी जिम्मेदारी है, सबके परेशानियों को दूर करना आपकी जिम्मेदारी है। और ख़ास तौर से आइम्मा और मौज़नीन के लिए बात कहना चाहूँगा कि एक मामूली सा एक घर भी अगर हम लेंगे तो जिसका किराया कम से कम 5,000 से कम तो किराया है नहीं है। अब आप इस बात का हमको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि वो लोग खाएंगे क्या, राशन क्या लाएंगे, अपने बच्चों को तालीम क्या देंगे। इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए खुसूसी तौर पर मिस्टर रेवंत रेड्डी से ये बात कहना चाहूँगा कि आप फौरी तौर पर आपने जो वादे इलेक्शन के दौरान किए थे, जो मैनिफेस्टो में आपने जो बात कही थी, उसको यकीनी बनाने के लिए अब आपको आगे बढ़ना बेहद जरूरी है। वरना होगा यह कि पिछली हुकूमत ने जो 10 साल तक मुसलमानों का इस्तेहसाल किया, जिस तरीके से मुसलमानों को जो है रोते हुए बच्चे के मुंह में जिस तरीके से चॉकलेट दिया गया, जिस तरीके से मुसलमानों को भराया फुसलाया गया, सुनहरे तेलंगाना की बात कही गई। मगर आज तक भी मैं एक खास बात कहना चाहूँगा, हम किसी पर तनकीद नहीं करते। हमारा मकसद तनकीद बराए तनकीद नहीं बल्कि तनकीद बराए तामीर है। हमारा मकसद ये है कि हम हुकूमत को कुछ मशवरे देते हैं, कुछ तजावीज़ पेश करते हैं ताकि हुकूमत उनके ऊपर अमल करते हुए जो लोग मुसीबत ज़्यादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कमर तोड़ महंगाई में जिस तरीके से वो लोग एक एक वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे हैं, उनके लिए मिस्टर रेवंत रेड्डी को आगे बढ़ते हुए जिस तरह पुरोहित भी हमारे भाई हैं, जिस तरीके से उन लोगों की तनख्वाह दी जाती है, उनको 20,000 उनको इंक्रीमेंट भी दिया जाता है, उसी तरीके से आइम्मा मौज़नीन को भी अगर दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ ये इंसाफ भी होगा और उनकी मुसीबतों को दूर करने के लिए कुछ खातिर खा जो है अगर इजाफा इसमें हो जाएगा तो वो लोग अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजारते हुए अपने बच्चों की तालीम है, घर का खर्चा है, मकान का किराया है, बहुत से ऐसे जिम्मेदारियाँ उन लोगों के ऊपर हैं जो वो पूरा नहीं कर सकते।
तो इन तमाम चीजों को जहन में रखते हुए ये मेरा पुरजोर मुतालबा है मिस्टर रेवंत रेड्डी से, और उसी के साथ साथ मिस्टर मोहम्मद अली शबीर से भी ये कहना चाहूंगा कि जब आपको एक बहुत बड़े अहदे पर आपको फाइज किया गया है, एज ए एडवाइजर आपको बनाया गया है, तो अब ये एडवाइजर की ये जिम्मेदारी बनती है कि आइम्मा और मोज़निन की तनख्वाहों को हर माह पाबंदी से अदा करना बेहद जरूरी है। उसके साथ साथ जो आइम्मा और मोज़निन के तनख्वाह में बढ़ाने की जो बात की गई थी, उनकी तनख्वाहों को बढ़ाते हुए हर महीने की पहली तारीख को अगर उनके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे तो मैं समझता हूं कि बेचारे जो 2 वक्त की सही तरह से रोटी खा सकेंगे। हमारा रेवंत रेड्डी साहब से भी ये मुतालबा है कि कम से कम 20,000 रुपये माहाना आइम्मा और मोज़निन को दिए जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ उनकी जिंदगी गुजारने के लिए, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए उनके लिए एक मौका फराहम होगा। वरना होगा ये कि वो बेचारे आइम्मा और मोज़निन अपनी मस्जिद में उसी तरीके से अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। मैं तमाम आवाम से भी ये बात कहना चाहूंगा कि आपकी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करते हुए, हर तरीके से उनको मदद सहूलत पहुंचाते हुए इस बात का हमको सबूत देना है कि आइम्मा और मोज़निन की बहुत बड़ी अहमियत हमारे पास है। जिस आलिम के पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, अगर वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, अगर भुखमरी की अगर जिंदगी गुजार रहा है, तो इससे बढ़ के शर्म की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है और हुकूमत के लिए क्या हो सकती है। बहरहाल मैं मिस्टर रेवंत रेड्डी और मिस्टर मोहम्मद अली शबीर जो एडवाइजर हैं, उनसे इस बात का मैं पुरजोर मुतालबा करना चाहूंगा कि फौरी तौर पर ये हमारे जो तजावीज़ हैं हुकूमत तक पहुंचाइए, रेवंत रेड्डी साहब तक पहुंचाइए, ताकि उन्होंने जो वादे किए थे उनकी याद दहानी भी होगी, और जो उनके वादे किए हैं उसको अगर वादे पूरा करेंगे तो मैं समझता हूं कि तेलंगाना हुकूमत की नेकनामी भी होगी और रेवंत रेड्डी साहब की भी जो है शोहरत में इजाफा होगा। जी सही बात है। और आइम्मा और मोज़निन की जो तनख्वाहों की बात है, ये वक्त की अहम जरूरत भी है जी। तो और एक सवाल आपसे पूछना था कि अक़लियती इदारों जैसे अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन हो गया, उर्दू एकेडमी, वक्फ बोर्ड, इनके जो चेयरमैन के ओहदे जो अभी तक खाली हैं, इनको भर्ती ना करने की क्या वजूहात हैं? देखिए, आपका ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि माइनॉरिटी, खुसूसी तौर पर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, उर्दू अकादमी और वक्फ बोर्ड, ये 3 इतने अहम ओहदे हैं। इन 3 अहदों में से सबसे बड़ा जो है महकमा है वक्फ बोर्ड का है। तो मैं मिस्टर रेवंत रेड्डी से ये बात कहना चाहूँगा कि अगर वाकई आप चाहते हैं कि मुसलमान अच्छी ज़िंदगी गुजारें, मुसलमानों की तरक्की हो, मुसलमान जो है अपने बच्चों को आला से आला तालीम दे सकें, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, तो मैं मिस्टर रेवंत रेड्डी और मिस्टर मोहम्मद अली शबीर से ये बात कहना चाहूँगा कि ये बात उनको नज़र में रख लेना चाहिए कि जब कोई इजाज़त एक बार वक्फ हो जाती है तो ताक़ियामत वो जो है वक्फ ही रहती है। और वक्त की जितनी भी जायदादें हैं, मैं खास तौर से कहना चाहूंगा मिस्टर रेवंत रेड्डी हो या मोहम्मद अली शबीर, तो एक मुसलमान होने के नाते ये बात हमारे रेवंत रेड्डी तक पहुंचाना बेहद जरूरी है कि जो वक्फ की जायदादों को एक मरतबा वक्फ कर दिया जाता है, उसका मतलब ये होता है कि उसकी जितनी आमदनी होती है वो तमाम आमदनी मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनकी जो है दूसरे और ज़रूरियात पूरा करने के लिए होती है। मैं एक बात कहना चाहूँगा खुसूसी तौर पर, तमाम आवाम भी, हमारी बात आवाम तक भी पहुँचना ज़रूरी है, मोहम्मद अली शबीर तक भी पहुँचना ज़रूरी है। तमाम विज़रा जो तेलंगाना में अब नए विज़रा जो अपना अपना ओहदा संभाले हुए, उनसे बात कहना चाहूँगा कि अगर वक्फ बोर्ड की सही आमदनी हो जाएगी तो मुसलमानों को हुकूमत के सामने हाथ फैलाने की चंदा ज़रूरत नहीं। मदरसे हमारे होंगे, दवाखाने हमारे होंगे, स्कूल हमारे होंगे, कॉलेजेस हमारे होंगे। हम खुद इस मौक़िफ़ में रहेंगे कि हम हुकूमत तक जो है, हुकूमत को भी हम हमारी जानिब से, वक्फ बोर्ड की जानिब से इमदाद दे सकते हैं। मगर होगा ये जब अगर वाक़ई नेक नीयती से मिस्टर रेवंत रेड्डी हो या मिस्टर मोहम्मद अली शबीर हो या माइनॉरिटी मिनिस्टर, इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमारे रेवंत रेड्डी साहब ही हैं, उनको ये बात सोचना बेहद ज़रूरी है कि किस तरीके से वक्फ की जायदादों को जो हड़प लिया गया है, जो गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर लिए गए हैं, और कितने जो है केसेस कोर्ट में जो है पेंडिंग है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर एक वाइट पेपर जारी करते हुए, एक मीटिंग बुलाते हुए इस बात का उनको तैयार करना है कि कितनी वक्फ की जायदादें हैं, कितनी आमदनी हो रही है, और कितने जायदादों पर जो है काबिजाना कब्जे हो गए हैं और कितने गैर कानूनी तौर पर कब्जे कर चुके हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर मिस्टर रेवंत रेड्डी को ये सोचना बेहद ज़रूरी है। अगर वाकई आपको तेलंगाना की तरक्की चाहते हैं, मुसलमानों की अगर वाकई आप करम फरमा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फौरी तौर पर वक्फ बोर्ड में एक अच्छे आला अहदेदार को आप
جو ہے نامزد کرتے ہوئے ان کو تمام اختیارات دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ بغیر اختیارات کے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اور ایک خاص بات میں کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی وکلا آپ کے جو ہے کورٹ میں کیس لڑ رہے ہیں، کوئی اچھے جو ہے سپریم کورٹ کے اچھے نام چین وکلا کو لا کر جن ہماری جائیدادوں پر، وقف کی جائیدادوں پر قبضہ ہے، ان کو حاصل کرنے کے لیے اچھے سے اچھے وکیل کو جو ہے آپ ہائر کرتے ہوئے وہ وقف کی تمام جائیدادوں کو اگر ہم حاصل کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی جو بدحالی ہے، مسلمانی کی جو بے بسی ہے، مسلمانی میں جو غربت ہے، اس کو دور کرنے کے لیے وقف کی جائیدادوں، وقف کے تمام جائیدادوں کو حاصل کرتے ہوئے اس کی تمام آمدنی کو مسلمانوں کے اوپر اگر خرچ کیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسٹر ریونت ریڈی کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ اور مسٹر محمد علی شبیر سے بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ باتوں کا وقت تو اب گزر چکا ہے، اب اس بات کو یقینی بنا ہے کہ جتنی بھی وقف کی جائیدادیں ہڑپ کر لی گئی ہے، غیر قانونی طور پہ قبضہ جات کر لیے گئے ہیں، جو کرایہ جات آتے ہیں، نامنل کرایہ کے اوپر آج تک چل رہا ہے، تو ان تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ بلاتے ہوئے عوامی نمائندوں کو بھی بلائیے، حکومت کے نمائندوں کو بلائیے، اور اس بات کا آپ کو تہیہ کرنا ہے کہ وقف کی جائیدادوں کا جو بھی آمدنی ہوگی مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرنے کی اس وقت بہت ضرورت ہے، ورنہ جس طریقے سے سابقہ حکومت نے مسلمانوں کو بیوقوف بنایا، جس طریقے سے مسلمانوں کو جو ہے سنہرے خواب دکھاتے گئے، اب ایسی بات میں سمجھتا ہوں کہ مسٹر ریونت ریڈی نہیں کریں گے۔ اور ہمارے ایڈوائزر مسٹر محمد علی شبیر کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ فوری طور پر ایک میٹنگ بلائیے، تمام عوامی نمائندوں کو بلائیے، تمام وکلا کو بلائیے، تو سب کو بلا کے بٹھانے کے بعد اس بات کا آپ کو تیقن دینا ہے کہ جو بھی جائیدادیں ہڑپ کر لی گئی ہیں، جو قبضے کر لی گئے ہیں، جو غیر قانونی طور پہ قبضہ جات کر لی گئے ہیں، اور جتنے بھی ملکیات ہیں، جتنے بھی انسٹیٹیوشن وہاں کام کر رہے ہیں، ان کے اوپر ایک وائٹ پیپر جاری کرنا بہت ضروری ہے کہ کتنی آمدنی ضروری ہے اور اس کا خرچہ کس کے اوپر ہو رہا ہے۔ تو اگر نیک نیتی سے اگر کام کیا جائے گا، میں ریونت ریڈی صاحب سے کہنا چاہوں گا جو چیف منسٹر تلنگانہ ہے، نوجوان ہے، بڑی تگ و دود کے بعد انہوں نے جو اقتدار حاصل کیا ہے، اس کو بچانے کے لیے ہر طبقے کو آپ کو خوش رکھنا بہت ضروری ہے، خصوصی طور پر مسلمانوں کی حالت عذاب آپ کے نظروں کے سامنے ہے۔ کمر توڑ مہنگائی کی وجہ سے ایک ایک وقت کے روٹی کے لیے جو ہے ترسنا تڑپنا پڑ رہا ہے، ان کے بچوں کو تعلیم کے لیے تڑپنا پڑ رہا ہے۔ تو میں مسٹر ریونت ریڈی سے اس بات کا پرزور مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ فوری طور پر وقف بورڈ کے اچھے سے اچھے چیئرمین کو آپ نامزد کیجئے، اور جتنے جائیدادیں پر غیر قانونی طور پہ قبضے ہو چکے ہیں، کتنی آمدنی کون سے انسٹیٹیوشن سے آ رہی ہے، کتنے انسٹیٹیوشن وقف کے انڈر میں کام کر رہے ہیں، ان تمام کے بارے میں ایک وائٹ پیپر جاری کرتے ہوئے کتنی آمدنی اس کی ہو رہی ہے، اگر یہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیک نیتی سے کام کیا جائے گا تو مسلمانوں کی حالت دار بھی اچھی ہوگی، اور وقف بورڈ کی جتنی بھی آمدنی ہوگی وہ صرف اور صرف مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی۔ جو اور ایک میرا آپ سے سوال تھا کہ 200 یونٹ کی جو بجلی جو تمام عوام کو فراہم کی جانے کی جو خصوصی طور پہ بات کی گئی تھی، اس کو خصوصی طور پر اگر وظیفہ یاب حضرات کو دیا جائے تو یہ چیز بہتر تھی، اس پہ اگر آپ۔ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیے اب 200 یونٹ کی جو بات ہے، ابھی جو ہے اس کا کلیئر پکچر سامنے نہیں آیا، حالانکہ لاؤڈ اسپیکر سے الیکٹریسٹی والے اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ اپنے گھر کے اگر کوئی اپارٹمنٹ میں بھی ہے اس کے کرایہ دار بھی جو ہے 200 یونٹ لے سکتا ہے۔ تو میں خاص طور سے الیکٹرک ڈپارٹمنٹ سے اور یہاں کے جو وزیر ہیں، متعلقہ وزیر ہیں، ان سے یہ بات میں کہنا چاہوں گا، معلوم کرنا چاہوں گا کہ یہ جو 200 یونٹ آپ دے رہے ہیں وہ کس کو دے رہے ہیں؟ کیا وائٹ راشن کارڈ رکھنے والوں کو دے رہے ہیں، یا پنک کارڈ رکھنے والوں کو دے رہے ہیں، یا اور کس طریقے سے آپ کس کو اس کی سہولت پہنچائی جا رہی ہے؟ اس کے اوپر ایک کھلے طور پر یا تو اخبارات کے ذریعے یا الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ذریعے کلیئر طور پر یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ 200 یونٹ کن لوگوں کو دی جائے گی۔ اور ایک خاص بات میں کہنا چاہوں گا اس میں، ٹھیک ہے آپ 200 یونٹ کا جو ہے کس کو دیں گے، وائٹ راشن کارڈ والوں کو دیں گے یا پنک راشن کارڈ والوں کو دیں گے یا اور کس کو دیں گے، یہ اس کا تو کوئی صحیح طریقے سے اب تک ہمارے نظروں کے سامنے یہ بات نہیں گزری، ہو سکتا ہے گزری بھی ہوں گی تو شاید میرے نظروں سے نہ گزری ہو۔ مگر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ وظیفے آپ حضرات جو اپنی زندگی پوری اپنی جوانی حکومت کی خدمت میں، عوام کی خدمت میں گزارتے ہیں، جب وہ وظیفہ حاصل کرنے کے بعد
नित नए तरीके से परेशानी होते हैं, उनकी बीमारी है, उनके खर्चेदात हैं, उनके बहुत सी चीज़ें हैं, मकान का किराया है, ज़ाती मकान तो किसी के पास भी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हुकूमत से जो ख़ास तौर से वजीफ़ा हज़रात जो कम वजीफ़ा हासिल करते हैं उनको भी ये 200 यूनिट की जो है अगर सहूलत पहुंचाई जाए तो मैं समझता हूं कि हुकूमत का एक अच्छा कारनामा होगा। और उसी के साथ साथ एक बात कहना चाहूँगा कि इससे पहले जब तक भी हुकूमत में मुलाजिमीन काम करते थे, बरसर इख्तियार भी हैं और बरसर खिदमत भी हैं और वजीफ़े हज़रात भी जो है लाखों की तादाद में है। मुझे हैरत इस बात की होती है कि पिछले 10 सालों में जिस तरीके से एम्प्लॉइज ने अपना नुकसान पर जो है नुकसान उठाया, जिस तरीके से एक पीआरसी का उनका नुकसान हो गया, डीए सही वक्त पे नहीं मिलता, तो मैं ख़ास तौर से मिस्टर रेवंत रेड्डी से और यहाँ के यूनियन के जो अहदेदार हैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप भी एक दिन वजीफ़ा हासिल करने वाले हैं, आपको भी वजीफ़ा होने वाला है। आप हुकूमत से लड़के जो हमारे सहूलतें हैं जो हमको हासिल करना है, आज हुकूमत के सामने पेश कीजिए। हमारा पीआरसी का मामला है, डीए का मामला है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। इन तमाम चीज़ों को मैं यहाँ के अहदेदारों, खुसूसी तौर पर राजेंद्र जो सदर यूनियन है, उसी के साथ साथ मिस्टर मुजीब हैं और उसी के साथ साथ जनरल, ये जितने भी यूनियन के अहदेदार हैं, ये उनकी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि आप हुकूमत तक आप अपनी तमाम परेशानियों को जाहिर कीजिए। आपके जितने भी मुतालबात हैं, पीआरसी का मामला हो, डीए का मामला हो, बकायाजात का मामला हो, इन तमाम को हुकूमत के जानिब हुकूमत तक अगर पहुँचाएंगे तो मैं समझता हूँ कि खुसूसी तौर पर अब जो बरसर खिदमत हैं माशाल्लाह अल्लाह के फजल से उनको भी अच्छी तनख्वाह मिल रही है, मगर जो वजीफ़ा याब हजरात हैं जिन्होंने वजीफ़ा ले लिया है, जो 70 साल की 80 साल की उम्र में गुजर रहे हैं, नित नए तरीक़ों से वो लोग परेशान हो रहे हैं। तो मैं खुसूसी तौर पर रेवंत रेड्डी साहब से और फाइनेंस मिनिस्टर साहब से इस बात का मैं पुरज़ोर मुतालबा करना चाहूँगा कि फौरी तौर पर वजीफ़े हज़रात के जितने भी मुतालबात हैं उनको फौरी तौर पर हल किया जाए। उसी के साथ साथ बरसर खिदमत मुलाजिमीन भी हैं, उनके भी मसाइल बहुत से हैं। इन तमाम की जानिब चीफ मिनिस्टर हमारे रेवंत रेड्डी साहब को आगे बढ़ना चाहिए और फाइनेंस मिनिस्टर साहब को भी इस जानिब तवज्जो देते हुए मुलाजिमीन के जो मसाइल आपके पास ज़माने से मौरिज़ इत्तेमाम में पड़े हुए हैं, उनको अगर आप हल करते हुए मुलाजिमीन को अगर खुश रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी आपको इसका फ़ायदा होगा और आपकी हुकूमत की भी नेक नामी होगी। मगर ये होगा जब कि वाकई आप नेक नियति से नेक जो है ख्यालत के साथ मुलाजिमीन का हो, चाहे तेलंगाना की आवाम का हो, जो भी मसाइल आपके सामने पेश किए जाएं उनको अगर हल करेंगे तो मैं समझता हूं कि ये हल होने के बाद एक सुनहरी जो फैसला होगा रेवंत रेड्डी साहब का और एक अच्छे चीफ मिनिस्टर होने का जो है उनको एहसास भी हासिल होगा। और उसी के साथ साथ मैं ख़ास तौर से एक बात कहना चाहूँगा मोहम्मद अली चिबिर साहब से कि आप हमारे एडवाइज़र हैं, चाहे वो मुलाजिमीन हो चाहे और कोई जो है तबके के लोग हों, ये अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि तमाम हालात को नज़र रखते हुए तमाम मसाइल को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब के जो है नज़रों में उनके सामने रखिए। और 4,000 रुपये का जो बजट, 4,000 करोड़ का जो बजट की बात कही गई थी, उसको खुसूसी तौर पर 2,663 के बजाय 4,000 उसको जो है और ज़्यादा बढ़ाते हुए 4,000 करोड़ का बजट अगर मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए अगर मुख्तस करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये जो वादा रेवंत रेड्डी साहब ने किया था हम उनके बेहद ममनून मशकूर रहेंगे। मगर होगा ये जब कि अगर वाकई आप अच्छे दिल से नेक नियति से अगर तमाम आवाम की खिदमत करना चाहेंगे तो आने वाले दिनों में आपके लिए बेहद ही जो है कारआमद साबित होगा और अवाम भी आपका साथ देते हुए आने वाले इलेक्शन में हर तरीके से आपका साथ देने की कोशिश करेंगे। जी जी बिल्कुल। तो ये थे ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट और समाजी जहदकार सैयद शमशाद खादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो मिलते हैं किसी और खुसूसी मुलाकात में। जुड़े रहिए हाईटेक टीवी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।